आदर्श विरोध, लेखक प्रेमचंद। आदर्श विरोध कहानी आज़ादी पूर्व की कहानी है, जिसमें भारत पर ब्रिटिश राज था और भारतीयों की स्थितियां परिस्थितियां बहुत ही विचारणीय थी, जिसमें गरीब अनपढ़ जनता ब्रिटिश राज की ज्यादतियों से परेशान थी, तो दूसरी तरफ पढ़े लिखे धनाढ्य वर्ग भी दूसरी तरह से शोषण के शिकार थे। पढ़ लिख कर भी जी हजूरी करना ही उनका भाग्य था। नौकरी पेशा लोगों को भी काम करने की आज़ादी नहीं थी। वे पढ़े लिखे बुद्धिमान भी केवल वही कर सकते थे जो उनके अधिकारी चाहते थे। ऐसे ही दुविधा में जी रहे महाशय दया कृष्ण मेहता और उनके परिवार की कहानी है। मिस्टर दया कृष्ण की पत्नी का नाम राजेश्वरी, बेटी मनोरमा और बेटा बालकृष्ण है। आइए इस कहानी का हम सारांश पढ़ते हैं। सारांश इस प्रकार शुरू होता है कि भारत जब गुलामी के दौर से गुजर रहा था, वहीं दया कृष्ण मेहता को सरकारी नौकरी मिलती है, जिससे वे खुश हैं और दोस्त भी बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि वायसराय ने उन्हें अपनी कार्यकारिणी सभा का मेंबर चुना था। अंग्रेज भी इससे बड़े खुश थे। चारों तरफ से उन्हें बधाइयां मिल रही थी। वायसराय की कार्यकारिणी सभा के मेंबर बनने से पहले दया कृष्ण मेहता लखनऊ के एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे, जो सदैव जनता की सेवा के लिए तैयार रहते थे, राजनीति के तज्ञ थे, नीडर होकर बहस करते थे और एक सज्जन पुरुष थे। दया कृष्ण मेहता की नियुक्ति के समाचार पत्रों में खूब चर्चा हो रही थी, जिससे कुछ लोग इस बात से खुश न थे। कुछ कहते थे कि सरकार और जनता के बीच में अच्छा तालमेल बिठाने का यह परिणाम है, और कुछ ने कहा कि एक मजबूत व्यक्ति आज अंग्रेजों के हाथ में चला गया। शाम के समय कैसर पार्क में लिबरल लोगों ने, उदारवादी लोगों ने पार्टी दी। प्रांत भर से जाने माने लोग इकट्ठा थे। इसी सभा में मेहता ने कहा कि देश की जनता की हालत में सुधार लाने के लिए परिस्थितियों में बदलाव लाना होगा। कुछ लोगों का मानना था कि मेहता को फिरंगियों ने अपने जाल में फंसा लिया है। वायसराय की कार्यकारिणी सभा के मेंबर बनने पर मेहता को लखनऊ से दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली आए 1 महीना हुआ था और मेहता, पत्नी राजेश्वरी और बेटी मनोरमा अंग्रेजों के व्यवहार कुशलता से बहुत प्रभावित थे। लेकिन धीरे धीरे मेहता समझ जाते हैं कि वायसराय के कार्यकारिणी के मेंबर केवल बजट और नीतियों पर हस्ताक्षर करने के लिए हैं और किसी भी तरह का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है उन्हें, और उन्हें अपने ही देशवासियों के नुकसान देने वाली नीतियों पर, बजट पर हस्ताक्षर करने हैं। एक बार राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिकीकरण के विरोध करने पर वायसराय ने मेहता से कह दिया, आत्मविश्वास और औद्योगिक उत्साह की कमी है आप में। हर बात के लिए सरकार के आगे हाथ फैलाना आपकी अयोग्यता दर्शाती है। अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। मिस्टर मेहता लाचार थे। उन्होंने वही कहा जो वायसराय चाहता था। सबने उनकी फिर से बहुत निंदा की। आगे हम देखते हैं कि चैत के महीने की मीटिंग शिमला में हुई। वहां पर बजट पर मेहता को हस्ताक्षर करने थे, बिना सवाल जवाब, जिसमें कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और सैनिकों के खर्च बढ़ाए, जो कि दोनों भी जरूरी नहीं थे। इसके स्थान पर सीमा सुरक्षा पर खर्च करना जरूरी था। लेकिन मेहता अपनी आलोचना के डर से चुप रहे। फिर चारों तरफ से उनकी निंदा हुई। उनके बेटे बालकृष्ण ने तो पिता का नाम लिए बगैर एक आर्टिकल लिखकर पेपर में छपवा दिया और पत्र लिखकर अपने पिता को भी खूब बुरा भला कहा। उसने यह भी कहा कि महाराज भिंद के यहाँ नौकरी करना गुलामी और मनोरमा की शादी महाराज भिंद से करना घृणित है। इस बात से दुखी होकर मेहता ने भी बेटे के पत्र का जवाब बहुत कड़े शब्दों में दिया और सोचने लगे कि अब उसे समझ में आई हो कि वह मेरे पत्र का जवाब दे ही नहीं सकता। तभी उन्होंने समाचार पत्र में एक न्यूज़ पढ़ा कि
लंदन में भारतीय देशभक्तों का जमाव, ऑनरेबल मिस्टर मेहता के भाषण पर असंतोष, मिस्टर बालकृष्ण मेहता का विरोध और आत्महत्या। इसका कारण यह था कि पिछले शनिवार को बैक्सटन हॉल में भारतीय युवकों और नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें दया कृष्ण मेहता के भाषणों, निर्णयों पर बहुत बुरा भला कहा गया और यह भी कहा गया कि वे सम्मान, लालसा, श्रेय, पद के लालच में देश प्रेम को त्याग रहे हैं। सभा में बालकृष्ण ने इस बात का विरोध किया कि मेरे पिता ऐसे नहीं हैं, लेकिन वहां के लोग बालकृष्ण पर टूट पड़े, बहुत अपमानित किया। बड़ी मुश्किल से सभापति ने लोगों को संभाला। अगले दिन बालकृष्ण ने पिस्तौल की 2 गोलियां अपने सीने में उतार ली और वहीं पर पड़ी डायरी में लिखा था कि मैं अगर जीवित रहा तो ना जाने मुझे अपने पूज्य पिता की कितनी बुराई सुनना पड़ेगी। इससे बचने के लिए मैं इस आदर्श विरोध का अंत करना ठीक समझता हूँ और अब मैं अपने पिता के रास्ते से हट जाता हूँ। तो इस प्रकार इस कहानी का सारांश यहाँ पर पूरा होता है। अब हम इस कहानी की विशेषता देखते हैं। इस कहानी में भारत के आज़ादी के पहले की परिस्थितियों को बताया गया है कि ब्रिटिशर्स हर वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किस प्रकार करते थे। मेहता के लिए किसी भी हालत में संभव न था कि वे अपने आदर्शों को ब्रिटिश सरकार के शासन में स्थापित कर सके। उनके लिए वायसराय द्वारा दिया गया पद लेने से मना करना भी संभव नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने मिस्टर मेहता की योग्यता, भलबनसाहत, उदारता, जाति प्रेम, देश प्रेम को तोड़ने के लिए उच्च पद देकर अपने जाल में फंसा लिया। बालकृष्ण द्वारा अपनाया गया रास्ता किसी भी हालत में ठीक नहीं है, क्योंकि वह अपने पिता के आदर्शों को अच्छी तरह जानता था, फिर भी विरोध करता था और आत्मघात करना एक निंदनीय अपराध है। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर इस कहानी का सारांश और विशेषता दोनों पूरी होती है और वीडियो के इस भाग का उपयोग आप कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न के उत्तर के लिए इस सारांश का उपयोग कर सकते हैं। पाठ्य सामग्री की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 1 अंकीय प्रश्नमाला दी गई है, जिसमें इस कहानी के आधार पर कहानी में से ही कुछ 1 अंकीय प्रश्नमाला तैयार की गई है। इन प्रश्नमाला को भी आप ध्यान से पढ़िए, इनके प्रश्न और उत्तर, जो आपको कहानी का सारांश लिखने में भी सहायता करेंगे। और परीक्षा में जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप उत्तर केवल 1 शब्द में ही लिखिए, पूरा वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि निर्देश दिया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस कहानी के आधार पर 1 अंकीय प्रश्नमाला तैयार की गई है और आपको परीक्षा में कहानी संकलन में संकलित भिन्न भिन्न कहानियों से 10 प्रश्न आएंगे, जो 1-1 अंक के होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो ससंदर्भ व्याख्या के लिए नमूने के तौर पर, जिससे आप फॉर्मेट को अच्छी तरह समझ सके, एक ही ससंदर्भ व्याख्या तैयार की गई है। अगर आप फॉर्मेट को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो पाठ में से कहीं से भी कोई भी वाक्य दे दिया जाए, आप आसानी से ससंदर्भ व्याख्या कर सकते हैं। और ये प्रारूप आप देख रहे हैं। इस प्रारूप का अनुसरण कीजिए और आप अच्छे अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और पाठ को समझने में भी आपको पूरी सहायता मिलेगी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो होता है टिप्पणी लिखिए। तो छात्रों, इसके लिए आपको किसी भी कहानी से किसी पात्र या स्थान के शीर्षक दे जिसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना होती है, अर्थात शॉर्ट नोट लिखना होते हैं, जिसका भी यहाँ प्रारूप दे दिया गया है कि किस प्रकार से आपको लिखना है। पहले शीर्षक दिया जाएगा, पहले शीर्षक लिखा जाएगा, फिर उस शीर्षक का परिचय लिखा जाएगा कि यह शीर्षक किस पाठ से लिया गया है और यह पाठ किस किताब से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ये इस तरह शीर्षक का परिचय हो जाएगा और फिर जो भी शीर्षक दिया गया है, पाठ में जो कुछ भी घटनाएं घटी है, आप उसे समराइज करके 6 से 7 लाइनों के अंतर्गत लिखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टिप्पणी तैयार की गई है। यह प्रारूप आप बेझिझक अनुसरण कर सकते हैं।